Good morning, students. I hope you are fine. I have noticed that many of you are not doing their homework properly. They are not sending me on time. So kindly send your homework on time. Because these chapters which we will be doing now will not be repeated, and after each chapter there will be a test. Online test will be conducted. So therefore, do your homework regularly and on time. Okay, now let's start today's video. Today we are going to do the explanation of stanza 3, 4, 2, 3 and 4, right? Earlier we did about the poem. I told you about the poem, that this is a poem written by Sir Arthur Conan Doyle, and he is a suspense writer, mystery writer. Here in this poem, this is also a suspense, surprise and mysterious poem where a child hears some sound in the night, कि एक बच्चे को रात में आवाज़ें सुनाई देती हैं उसको, वो अपने फादर से कॉन्वर्सेशन में है और वो उनसे पूछता है कि ये किसकी आवाज़ है, ये कौन विस्पर कर रहा है। तो उसके फादर बोलते हैं कि ये हवा विस्पर कर रही है जो ट्रीज़ के अमंग चल रही है, जो पेड़ों के बीच में से चल रही है वो हवा है। वो फिर भी कहता है नहीं, कोई तो है जो विस्पर कर रहा है जंगल में। नेक्स्ट स्टैंजा इज़ कि फिर वो कहता है, उसको डर लग रहा है, वो कहता है कि कोई मुझे किसी के मर्मर करने की आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। कौन है वो जो इस तरह से धीरे धीरे बोलता है? फादर अगेन, क्योंकि रैशनल हैं, प्रैक्टिकल हैं, बड़े हैं, तो कंपैरिजन तो पोइट ने पूरी पोएम में ही दिखाया है बच्चे के बीच में और फादर के बीच में, कि बच्चा जो है वो चाइल्डिश फियर्स से वो डरा हुआ है और वहीं फादर जो है वो प्रैक्टिकल है, रैशनल है, मैच्योर है, लर्निड है। तो वो अपनी जो लर्निंग्स और अपना एक्सपीरियंस जो है बच्चे के थ्रू बच्चे को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। कि वो पूछता है कि कौन मर्मर कर रहा है, तो फादर बोलते हैं कि ये जो वेव्स आती हैं, लहरें उठती हैं पानी में, समुद्र के पानी में, वो जब किनारे से टकराती हैं, शोर से टकराती हैं, व्हेन दे कम टू द शोर दे मेक मर्मरिंग साउंड। फिर भी बच्चा कहता है कि नहीं, कोई तो है जो मर्मर कर रहा है। फिर बच्चा कहता है कि कोई तो है जो वैली में हंस रहा है, मुझे किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है। हु इज़ इन द ग्लेन, और सूरज डूब रहा है, सन इज सेटिंग, सो वी शुड गो फ्रॉम हेयर, फादर लेट्स गो फ्रॉम हेयर। ही अर्जेस, ही रिक्वेस्ट द फादर टू गो फ्रॉम हेयर, मगर फादर जो हैं वो वहीं बैठे रहते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। तो फिर भी बच्चा बोलता है कि मुझे किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई हंस रहा है, कोई चकल कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से चलते हैं। लास्ट पैराग्राफ में वो फिर फादर को बोलता है कि फादर वाई आर यू सिटिंग हेयर, हुम आर यू वेटिंग फॉर, किसके लिए वेट कर रहे हो, क्यों यहाँ बैठे हो, आपकी आइज़ डोर पे क्यों हैं, आप इस तरह से जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मेरे क्वेश्चंस का, वाई आर यू स्माइलिंग, वाई आर यू स्टेयरिंग एट द डोर। तो यहाँ पे पोएट जो है एकदम नया ट्विस्ट दे देता है पूरी पोएम को। अर्लियर जो है बच्चा जो है वो फादर से कंफर्ट लेने की सोच रहा है, कंफर्ट लेने की कोशिश कर रहा है कि चलो कुछ ना कुछ फादर ऐसा बोलेंगे जिससे मेरा डर कम हो जाएगा। मगर एंडिंग पैराग्राफ में पोएट ने फादर को ही एक फेयरफुल चीज़ बना दिया, फादर को ही एक मिस्टीरियस, एक सस्पिशियस चीज़ बना दिया, स्कैरी चीज़ बना दिया, क्योंकि वो एक ही जगह बैठे हैं, एक डोर की तरफ फिक्सली देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ही इज़ नॉट आंसरिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ द चाइल्ड। वो बच्चे के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इससे बच्चे के मन में डर और पैदा हो गया है और रीडर्स के मन में उसकी सेफ्टी के लिए क्वेश्चन मार्क पैदा हो गया कि वेदर द चाइल्ड इज़ सेफ विद द फादर और नॉट, व्हाट हैज़ हैपन टू द फादर, कि उनके साथ कुछ हुआ है, क्या हुआ है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस रिमेन unanswered throughout the poem. So that makes the poem really mysterious. ये सब जो questions हैं unanswered
रहते हैं, तो उसकी वजह से सारी जो पोएम है बहुत मिस्टीरियस बन गई है, राइट? सो नाउ दैट्स द पोएम, explanation of the poem. Now look at the explanation of the second stanza. Now let me read the stanza for you once again. Father, Father, who is that a murmuring? Who is it who murmurs in the night? You say it is the roar of the waves upon the shore, but there is someone who murmurs in the night. अब यहाँ पे क्या कह रहा है पोएट? अर्लियर फर्स्ट स्टैंजा में भी बच्चे ने अपने फियर को एक्सप्रेस करने की कोशिश की. हेयर अगेन द चाइल्ड एक्सप्रेसेस द फियर दैट ही हियर्स समबडी मर्मरिंग. मर्मरिंग मीन्स स्पीक्स सॉफ्टली. Murmuring in the night, that he is in the darkness of the night, he can hear somebody murmuring. Who is it, father, who murmurs in the night? कि कौन है जो murmur कर रहा है इतनी गहरी रात में? Then again the father says कि father उसको क्या जवाब देते हैं कि it is the sound of the waves that come on the seashore that makes this murmur sound. कि murmur कौन कर रहा है? Sea waves that are coming on the seashore are making the murmuring sound. But still the child is not pacified, the child is not satisfied with the answer of the father. He still says that somebody is murmuring in the night. So now look at the figures of speech used here. Now father, father, repetition. Murmur, onomatopoeia, right? Night, night, again repetition. So all these are repetition, onomatopoeia, anaphora. Anaphora means repetition of sounds. And analogy. Analogy means comparison of two things. Is used in this paragraph, in this stanza, to beautify the stanza. Now the rhyming scheme. Look at this rhyming scheme. So I told you earlier, as ending words, we see the ending words to note the rhyming scheme. See here. So first line ends with murmuring. So we give it A. Second line ends with night. So we give it B. Third line ends with roar. Now all these three words are not rhyming with each other. So we again give it a new alphabet, new symbol C. Fourth line rhymes with the third line, roar, shore, roar, shore. So we give it same symbol C, C. And the last line ends with night. Night again rhymes with night. So we give it B. So the rhyming scheme becomes A, B, C, C, B. Right? That means first line does not rhyme with any line. Second line rhymes with the fifth line, and third line rhymes with the fourth line. Now I hope you have understood this paragraph very well. Now coming back to third stanza. I will read the third stanza. Father, Father, who is that laughs at us? Who is it who chuckles in the glen? Glen, I told you, it is a valley in Scotland. So the poet is from Scotland. So this shows his love for Scottish words and Scottish things. So, oh Father, let us go, for the light is burning low, and there is somebody laughing in the glen. Now look at this stanza, explanation of this stanza here. Now again the child begins the stanza with the repeated
request to the father, 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 I hear somebody laughing. I can hear somebody chuckling in the valley. Who is it, Father, who laughs in the valley? Father, let us go from here. As the sun is setting down, सूरज डूब रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो घर चलो, यहाँ से चलो, let's go from here. But father does not move from there, and the child keeps saying, I hear somebody laughing in the valley, let's go from here, let's go from here. Right? So this is the explanation. Now look at the figures of speech. Figures of speech again, repetition of father, father. Glen word is repeated here, and light is burning low. Alliteration, repetition of same sound or same alphabet in close occurrence. Alliteration. And again the sound words ono, moto, pia. So all these figures of speech are used here in this stanza. Now look at the fourth stanza. Father, Father, tell me what you are waiting for. Tell me why your eyes are on the door. It is dark and it is late, but you sit so still and straight, ever staring, ever smiling at the door. Now look at the stanza 4, explanation of stanza 4. In stanza 4, the poet completely changes the scenario, completely changes the picture of the poem. That earlier we were thinking maybe father will give him some, will console him, or will give him something that will pacify him, that will reduce the child's fear. But now here in the last stanza, the poet completely surprises us by turning tables. Here he changes the comfort figure of father into something suspicious, mysterious and fearful. So here in this stanza, again the child says, Father, Father, why are you staring at the door? Why are you not answering me? What are you waiting for? किसका इंतज़ार कर रहे हो? चलो यहाँ से चलते हैं. Why are you keep smiling, staring, sitting at one place? It is getting dark and it is getting late, so let's move from here. But the father is not moving, the father is not listening, the father is not answering to the child. So this makes the father very mysterious, very suspicious. So here the readers are really worried about the security of the child, that what will happen to such a child whose father is not responding to him. उस बच्चे की सिक्योरिटी के लिए रीडर्स डर जाते हैं कि क्या होगा उस बच्चे का, whether he is safe or not, what happened to the child. So all these questions remain unanswered till the end of the poem. So now look at the figures of speech again. Father, father, repetition. Door, door, repetition. You sit so still and straight, ever staring, smiling. Alliteration. Right? Alliteration is used. Again, analogy is used here. So now I hope you have understood the whole poem. That's the end of the explanation of the poem. Tomorrow we'll do with the back exercise of the poem. So if you have any doubt, please do call me or message me. Okay, bye bye. Thank you. Take care.